बच्चों, स्वागत है आप सभी का। अध्याय 9 बल और गति हम ले रहे हैं। चाल और वेग में क्या अंतर है जानेंगे आज। सबसे पहले एक तरफ हम चाल और दूसरी तरफ वेग लिख लेंगे और उसके बाद जो इसकी परिभाषा हमने इनको अलग अलग पढ़ते समय पढ़ी थी, हम वही इसका पहला पॉइंट बना देंगे। सबसे पहला पॉइंट, चाल किसे कहते हैं? जो परिभाषा हमने पढ़ी थी, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। वही वेग की परिभाषा में हमें दिशा जोड़नी है, तो हम यहां इसका पहला पॉइंट बनाएंगे, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी वस्तु का वेग कहलाती है। इसमें दिशा की कोई बात नहीं है, जबकि इसके अंदर दिशा का होना आवश्यक है। जब दिशा की बात की जा रही है तो निश्चित रूप से चाल एक अदिश राशि है। यह है अदिश राशि है और वही वेग जो है वो सदिश राशि है। तीसरा पॉइंट हम लेंगे कि सदैव इसका मान जो है वो क्या होता है? धनात्मक होता है। सदैव इसका मान धनात्मक होता है और वेग के लिए ये हमेशा आवश्यक नहीं है। हमेशा ऐसा नहीं होता। चौथे पॉइंट की यदि बात करेंगे तो कभी भी चाल का मान ऋणात्मक या शून्य मान नहीं होता। चाल का मान कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं होता, जबकि वेग का मान ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। और पांचवा और अंतिम अंतर हम कर सकते हैं, दिए गए समय अंतराल में इसके अनेक मान हो सकते हैं, जो कि तय किए गए पथ पर
निर्भर करते हैं, जबकि वेग में केवल एक ही मान हो सकता है। इस प्रकार 5 अंतर चाल और वेग में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, चाल और वेग में अंतर बताइए। जब चाल का मान हमेशा धनात्मक होगा, तो बच्चों जब चाल की बात हम कर रहे थे कि इसे हम औसत चाल और वेग को औसत वेग के रूप में प्रदर्शित करते हैं, तो औसत चाल का मान ज्यादा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है औसत वेग से। औसत चाल औसत वेग के बराबर भी हो सकती है और इसका मान उससे अधिक भी हो सकता है। साथ ही साथ ये 5 अंतर आपके समक्ष हैं चाल और वेग में। पहला अंतर परिभाषा, दूसरा सदिश है या अदिश है, तीसरा चाल का मान हमेशा धनात्मक होता है जबकि वेग के लिए ऐसा हमेशा सही नहीं है। इसी प्रकार ऋणात्मक और शून्य मान कभी भी नहीं हो सकता चाल का, जबकि वेग में ऐसा हो सकता है। दिए गए समय अंतराल में चाल के अनेक मान हो सकते हैं जो कि तय किए गए पथ पर निर्भर करते हैं, जबकि वेग केवल एक ही मान रखता है। एक आंकिक प्रश्न लेते हैं। एक वस्तु 4 या फिर ये कहें 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में पूरी करती है और पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में पूरी करती है। पहला पॉइंट मिटा रहे हैं। तो वस्तु की औसत चाल की गणना कीजिए। अब प्रश्न जो हमें हल करना है, तो पहले जैसे हम हमेशा करते आए हैं, दिया है उसको नोट करेंगे
पहले जो दूरी का मान है वो 16 मीटर और बाद में भी दूरी तय की जाती है 16 मीटर, यानी कुल तय की गई दूरी बराबर 16 प्लस 16 बराबर 32 मीटर। इसी प्रकार दूरी तय करने में लगा समय, पहले जो दूरी तय की गई थी वो 4 सेकंड में और उसके बाद जो दूरी तय की गई है वो 2 सेकंड में, तो कुल समय हो गया 4 प्लस 2 बराबर 6 सेकंड। हमें ज्ञात करनी है वस्तु की औसत चाल। औसत चाल का जो सूत्र है, जैसा कि हम परिभाषा में कहते हैं एकांक समय में तय की गई दूरी, तो दूरी बटा समय, यहां आ जाएगा औसत चाल के लिए कुल दूरी और नीचे आ जाएगा कुल समय। दोनों मान हमारे पास हैं। औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी है 32 मीटर और कुल समय है 6 सेकंड। 32 बटा 6 भाग देने पर 5.33। और अब बारी है इकाई की, तो दूरी जहां मीटर में है और समय सेकंड में, तो चाल की इकाई मीटर प्रति सेकंड, और प्रति को हमने आपको बताया था इस तरह से खड़ा डंडा, मीटर प्रति सेकंड। ये आपका उत्तर हो गया। अब गतियों की यदि बात करें तो गतियां जो हैं वो 2 प्रकार की हो सकती हैं, समान गति और असमान गति। सबसे पहले लेंगे हम एक समान गति। मान लीजिए कि कोई वस्तु जो है वो निश्चित समय अंतराल में यानी समान समय में समान दूरी तय करती है हर बार, तो इस प्रकार की गति को हम कहेंगे एक समान गति। जैसे आप उदाहरण देखिए, यदि कोई वस्तु जो गति कर रही है, यहां हम उसकी दूरी और समय को देखें, यहां हम ले लेते हैं दूरी और यहां ले लेते हैं समय। दूरी यहां है मीटर में और समय है सेकंड में। अब कोई वस्तु यदि 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है, तो अगले 1 सेकंड यानी अब
2 सेकंड होने पर वो वापस 10 मीटर की दूरी, यानी अब दूरी हो जाती है 20। अगले 1 सेकंड में फिर से वो 10 मीटर की दूरी तय करती है, दूरी हो जाती है 30। अगले 1 सेकंड में और इसी प्रकार आगे लगातार वो हर बार 1 सेकंड के अंतर पर 10 मीटर की दूरी तय कर रही है। तो समय समान है, दूरी भी समान है। इस प्रकार की गति जो है वो एक समान गति कही जाएगी। इस गति के लिए हम एक ग्राफ भी खींच सकते हैं। ओ वाई अक्ष पर जहां हम दूरी को दिखाएंगे, ओ एक्स अक्ष पर वहां हम समय को बताएंगे। समय है सेकंड में, दूरी है मीटर में। और यहां हम लेंगे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड और ये 5 सेकंड। इसी प्रकार यहां हम लेंगे 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर और 50 मीटर। एक सेकंड पर तय की गई दूरी 10, 2 पर 20, 3 पर 30 और 4 पर 40, 5 पर 50। तो इसको मिलाने पर हमें एक सीधी रेखा जो है वो प्राप्त होती है। इस प्रकार सीधी रेखा का प्राप्त होना ये बताता है कि गति जो है वो बिल्कुल समान गति से हो रही है। इसलिए परिभाषा हम क्या करेंगे, जब कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, समय निश्चित और दूरी भी समान, तो एक समान गति कहलाती है। और जैसा कि हम ग्राफ से देख रहे हैं, हमें एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है जब वस्तु समान गति करती है। इस सीधी रेखा का जो ढाल है वो वस्तु की चाल बताता है। सरल रेखा का ढाल वस्तु की चाल बताता है। कैसे? ढाल ज्ञात करने के लिए मान लीजिए इस प्रकार से हमने एक त्रिभुज की रचना कर दी, 2 रेखाएं खींच करके। और यहां ढाल का मान निकालने के लिए हमें tan थीटा की गणना करनी पड़ेगी। यहां जो कोण बन रहा है वो है थीटा कोण। tan थीटा का मान निकालने के लिए लंब बटा आधार का मान हमें रखना होगा। यहां यदि हम नाम दे दें इस बिंदु को A, इस बिंदु को B और इस बिंदु को C, तो इस त्रिभुज के लिए ये हो गया लंब और ये हो गया इसका आधार। लंब का मान रखेंगे हम AB और इसी प्रकार आधार का मान रख देंगे हम BC। AB जो है, यहां से देखिए ये जो दूरी है ये हमें क्या बताती है, AB, ये मान हमें दूरी बताता है। और
BC ये मान हमें समय बताता है। और चाल की परिभाषा के हिसाब से हम कहते थे चाल बराबर दूरी बटा समय। इसका मतलब दूरी बटा समय किसके बराबर है? वस्तु की चाल के बराबर है। तो जो बात हम ऊपर कहना चाह रहे थे कि किसी भी वस्तु का जो ढाल है, सरल रेखा का जो ढाल है वो वस्तु की चाल के बराबर है। तो यहां देखिए हमने ढाल को चाल के बराबर प्राप्त किया। तो इस प्रकार ये जो गति है ये एक समान गति कही जाती है जब वस्तु समान समय में समान दूरी हर बार तय कर रही हो और हमें ग्राफ खींचने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। एक समान गति का स्थिति समय वक्र है ये। आगे हम देखेंगे असमान गति। असमान गति की परिभाषा जब कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल में क्या करेगी, अब असमान दूरी तय करती है तो उसे हम असमान गति कहते हैं। जब कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो असमान गति कहलाती है। यही जो ऊपर का हमने उदाहरण लिया था, इसी में आप देखिए, यदि कोई वस्तु समय अंतराल निश्चित रहने देंगे और यहां पर दूरी हम परिवर्तित करेंगे। मान लीजिए पहले सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो है वो है 5 मीटर। उसके बाद एक और अगले सेकंड यानी 2 सेकंड होने पर अब वस्तु को दूरी पूरी करनी है 5 + 5 = 10, लेकिन यहां वो दूरी तय करती है 15 मीटर, यानी 10 मीटर का अंतर। जबकि शुरुआती थी 0 से 5 मीटर की दूरी यहां तय की थी और यहां अब अगले 1 सेकंड में इसने 10 मीटर की दूरी तय की है। और उसके बाद अगर हम अगले 1 सेकंड पर देखते हैं तो 15 और 5 20 और 25 और फिर और 5, अब की बार ये 30 मीटर की दूरी तय करती है। और फिर से अगर अगले 1 और सेकंड पर मान लीजिए वो 35 मीटर की दूरी तय करती है और इसके बाद अब 50 मीटर की दूरी तय करती है। तो अगर इन दोनों दूरियों में अगर हम अंतर देखें तो है 10 मीटर। इन दोनों का अंतर अगर देखें तो है 15 मीटर। इन दोनों का अंतर देखें तो 5 मीटर और इन दोनों का अंतर देखें तो फिर से 15 मीटर। यानी कहीं भी समानता हमें देखने के लिए नहीं मिल रही है। पहले 5 मीटर की दूरी, फिर 10 मीटर, फिर 15 मीटर, फिर 5 मीटर और फिर 15 मीटर। तो इस प्रकार की स्थिति में जब ग्राफ हमें प्राप्त होता है अब ये ग्राफ हो गया असमान गति का स्थिति समय वक्र। कुछ हमें इस प्रकार की सी रेखा जो है वो प्राप्त होती है। किस स्थिति में? जब हम देखते हैं हमारी गति कैसी है, असमान है, हमें सीधी रेखा जो है वो नहीं प्राप्त होती है।
इस प्रकार की जो रेखा है वो बताती है वस्तु की गति कैसी है, असमान गति है। परिभाषा लिख लें आप लोग, ग्राफ बना लें, उसके बाद गति के बाद बात करेंगे हम त्वरण की। अगली राशि ले रहे हैं त्वरण। त्वरण किसे कहेंगे? किसी भी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन करने की दर है, जितने समय में वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है, उसे हम त्वरण कहेंगे। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे हम? किसी वस्तु के वेग में, वेग हम बता चुके हैं आपको, परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जैसे हम वेग को v से, समय को t से, इसी प्रकार त्वरण को हम a से बताते हैं, स्मॉल a से दर्शाते हैं। सूत्र यदि लिखेंगे त्वरण के लिए, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। मान लीजिए त्वरण तो हम बात कर रहे हैं ए से बताते हैं, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और उसका अंतिम वेग v है, तो वेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे हम? वेग में परिवर्तन बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग क्या है? v माइनस u, प्रारंभिक वेग। यदि इस वेग में परिवर्तन को समीकरण में लिखेंगे तो त्वरण a बराबर, जो त्वरण है a बराबर v माइनस u बटा t। ये त्वरण के लिए सूत्र हो गया, जहां पर त्वरण भी एक सदिश राशि है, क्योंकि वेग जो है वो एक सदिश राशि है। a बराबर v माइनस u बटा t। अब यदि हमें वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम वेग दे रखे हैं, समय दे रखा है, तो हम त्वरण की गणना आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि त्वरण और वेग दे रखे हैं, समय पूछा जाता है, तो वो निकाल सकते हैं। मात्रक क्या है त्वरण का? मात्रक निकालने के लिए वेग, ऊपर वेग की राशि है, नीचे समय की राशि है, और वेग को हम, वेग की राशि क्या है? त्वरण बराबर मीटर प्रति सेकंड, वेग की इकाई है, और समय जो है वो हमारा सेकंड में है।
तो मीटर प्रति सेकंड और नीचे भी सेकंड, तो इसकी इकाई हो गई मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ये इकाई है त्वरण की, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तीन बातें हम कर सकते हैं इस स्थिति में। मान लीजिए कि वस्तु के वेग में वृद्धि होती है, यानी u की तुलना में जो v है वो ज्यादा है, वेग में वृद्धि होती है, तो उस स्थिति में त्वरण धनात्मक होगा। वहीं दूसरी स्थिति, यदि वेग में कमी हो जाती है तब त्वरण का मान कम राशि में से अधिक राशि को घटाएंगे, निश्चित रूप से त्वरण का मान क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। और ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। इस स्थिति को हम मंदन कहते हैं। तीसरी स्थिति वो हो सकती है जब v बराबर u के, यानी दोनों के दोनों वेग जो है वो बराबर है। इसका मतलब वस्तु जो है वो समान वेग से गति कर रही है। ना वेग में बढ़ोतरी हो रही है और ना ही कमी हो रही है। उस स्थिति में जब v और u के मान बराबर हैं, तो दोनों के मान बराबर होने से, मान लीजिए 5 माइनस 5 0, तो त्वरण जो है a का मान भी क्या होगा, 0 होगा। तो ये तीन स्थितियां आपके समक्ष हैं। त्वरण का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। इस पर निर्भर करेगा कि वेग में वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है या वेग समान बना रहा है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि परिभाषा हमसे पूछी जाए, इसे हम a स्मॉल a के द्वारा दर्शाते हैं। त्वरण का सूत्र a बराबर v माइनस u बटा t, और त्वरण भी एक सदिश राशि है क्योंकि वेग से ये जुड़ी हुई है और वेग अपने आप में एक सदिश राशि है। त्वरण की गणना हम कर सकते हैं इस सूत्र को आधार मान करके। एक उदाहरण लेंगे अभी हम। और त्वरण का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और a बराबर 0 भी हो सकता है। आपकी किताब का उदाहरण नंबर 2 लेना चाह रहे थे हम, लेकिन समय जो है वो कुछ कम है, हमारा उदाहरण पूरा हल नहीं हो पाएगा। प्रश्न हम लिखते हैं और आप कुछ अभ्यास कीजिएगा, नहीं तो अगली क्लास में उसे हम लेंगे। अंकित प्रश्न संख्या आपकी पुस्तक की 2। एक बस की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 5 सेकंड में कितनी हो जाती है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, इसके लिए माध्य त्वरण की गणना कीजिए।
परेशान होने की आवश्यकता नहीं, माध्य त्वरण कोई नई बात नहीं है, वही त्वरण की ही गणना करने के लिए हमसे कहा गया है। थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, उसके बाद आप सॉल्व खुद से कीजिएगा, नहीं तो अगली क्लास में फिर जब मिलेंगे इसके साथ। हमें यहाँ पर चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दी है, तो हम इसको सरल बनाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि समय हमें किस में दिया है, सेकंड में दिया है, तो हम इसको मीटर प्रति सेकंड के अंदर बदलेंगे। तो यहाँ आप चाल को 25 किलोमीटर प्रति घंटा से किस में बदलेंगे, मीटर, 1000 से गुणा, और 60 इंटू 60 यानी 3600। तो ये ऊपर वाली राशि मीटर में बदल गई और नीचे वाली सेकंड में। ऐसा का ऐसा ही काम हम 70 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ भी करेंगे। आप खुद से प्रयास कीजिएगा। सूत्र आपको यही लगाना है, A बराबर V माइनस U बटा T। दिक्कत आती है तो अगली क्लास में फिर से इसे लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।